अब अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, ये जो रिवीजन होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट टाइम जो है ना वो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन रिवाइज करना, किसी चीज़ को दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अक्सर बच्चे जो है ना वो फिर लैग कर जाते हैं रिवीजन में। रिवीजन होना बहुत मस्ट है, ठीक है। और रिवीजन वाला काम ही मुश्किल होता है। किसी चीज़ को दोबारा पढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक। जी, अल्लाह जो है वो फिज़िक्स के जो सर हैं उनको शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए। प्रैक्टिस 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 जो होती है ना, ये ये इंसान को जो है ना बहुत आगे ले जाती है। तो प्रैक्टिस तो है, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। अच्छा जी, तो हमने जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर ली थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात कर ली थी, और हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस का, और साइक्लो एल्केन्स का। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। असल काम जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का ही है हमारे बच्चों का। इवन जब हम भी थे, ये इंसान की साइकी है कि हमारे बच्चों का जो हौसला जो है ना, जो इरादे हैं वो बड़े बुलंद होते हैं। लेकिन जब बारी आती है ना इम्प्लीमेंट करने की, मतलब वो कहते हैं कि आज हमने जो है ना पूरी केमिस्ट्री की बुक खत्म कर देनी है। तो इरादा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो फिर कहीं ना कहीं हम जो है ना लैग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपने उसे। तो आपने फुल डिटर्मिन्ड होके जब आपने कोई चीज़ सोच ली है तो फिर आप उस पर डट जाओ। और फिर वो हम घर वाले मसाइल शुरू कर देते हैं कि घर वाले हमें पढ़ने नहीं देते, हमें काम कह देते हैं, या ये मसले मसाइल होते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपने जो अपना एक टारगेट सेट किया है, आप फिर उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी जान मारो उसके लिए। ये नहीं कि आपको मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, ऐसा हो रहा है, तो फिर आप उसके लिए जो है ना स्ट्रगल करो। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब सब सब स्टूडेंट्स को पता होता है। आइसो का मतलब होता है सेम।
जब भी वर्ड आता है ना आइसो, तो सारे बच्चे एकदम से बोलते हैं सेम। अच्छा, जब बात आती है ना मर की, मैरिज्म की, तो यहां पर आके चुप हो जाते हैं। ये वर्ड निकला है मर से, मेरोस से। मेरोस का मतलब होता है यूनिट, तो सेम यूनिट। तो आइसोमर्स जो हैं वो एक ही तरह के यूनिट होते हैं, ठीक है। तो दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula are known as isomers, and the phenomenon is called isomerism. जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है C4H10, C4H10, दिस इज ब्यूटेन। 4 कार्बन वाली हमारे पास क्या है जी, ब्यूटेन। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना लेना है इसका, CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये स्ट्रेट चेन में है, तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। तो अगर हम चेन में से एक कार्बन निकाल लें और उसको हम लगा दें ब्रांच में, ब्रांच हमेशा जो है वो सेंटर पे लगती है। अगर आप टर्मिनल पे लगाओगे तो वो फिर चेन बन जाएगी, तो टर्मिनल पे नहीं लगाना आपने। तो आपने ब्रांच कैसे बनानी है, आपने ब्रांच बनाने के लिए हमेशा सेंटर पे लगाना है। अगर आप जो है टर्मिनल पे लगाओगे तो वो फिर से एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी। तो ब्रांच बनाने के लिए हमेशा आपने सेंटर पे लगाना है। तो अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे कर लो, CH3, CH3, CH3 एंड CH। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10, और लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो ये है जी आइसोब्यूटेन। तो जब चेन की साइड पे एक ग्रुप लगा हो तो आइसो, और जब स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक दूसरे के लिए, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। इस तो एल्केन्स में और इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होंगे। तो अगर हम बात करें C5H12 की, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, तो ये स्ट्रेट चेन में है, तो ये नॉर्मल पेंटेन है। इसी तरह अगर हम इसको ब्रांच बनाएं तो एक कार्बन हम निकाल लेते हैं, तो अब चेन में रह जाएंगे 4 कार्बन। तो ब्रांच बनाने के लिए आपने टर्मिनल को छोड़ के इन दोनों सेंटर में कहीं पे भी आपने ब्रांच लगा देनी है। तो इधर हमने ब्रांच लगा दी। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे कर लो। इस कार्बन का 3, इस कार्बन का 3, इसने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये भी C5H12 है। तो अब चेन की साइड पे एक ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज आइसोपेंटेन। अच्छा, अभी भी इस चेन में से एक कार्बन निकल सकता है। चेन में कितने कार्बन है हमारे पास, 4। इस चेन में से मजीद एक और कार्बन निकाल लो, अब चेन में रह जाएंगे 3 कार्बन। ये वाला कार्बन हमने निकाल लिया है, ये वाला। तो अब पीछे रह गया ये C, ये C और ये C। अच्छा, इस कार्बन के साथ पहले से CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ पहले से CH3 लगा हुआ है। अब जो आपने कार्बन निकाला है चेन में से, वो आपने ब्रांच में लगाना है। तो अगर आप इन दोनों पे जगह पे लगाओगे तो वो दोबारा से चेन बन जाएगी। तो टर्मिनल पे नहीं लगाना, तो कहाँ लगाना है आपने, सेंटर में। तो सेंटर कौन सा है, ये वाला सेंटर है। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे कर लो। तो ये चेन है, और चेन की साइड पे अब 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसको कहते हैं नियो। तो दिस इज नियो पेंटेन। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो जो जो कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए हेक्सेन के बनाओ, तो हेक्सेन के कितने बनेंगे, C6H14,
हेक्सेन इज C6H14। तो पहले स्ट्रेट चेन बनाओ इसका। तो स्ट्रेट चेन में है तो ये नॉर्मल हेक्सेन है, एक तो ये इसका बन गया स्ट्रेट चेन। अच्छा, अब आप चेन में से एक एक कार्बन निकाल लो। तो चेन में अब कितने रह जाएंगे? 5। तो वो जो कार्बन निकाला है वो आपने ब्रांच में लगाना है। हर एक के 4 बॉन्ड्स पूरे कर लो। अच्छा, अब इस मिथाइल ग्रुप की आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। यहां पर ये मिथाइल जो है ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको आप थर्ड पोजीशन पे भी लगा सकते हो। चेन जो है वो 5 कार्बन की ही रखो, लेकिन अब जो आपने ग्रुप लगाना है, जो ब्रांच लगानी है, वो आप थर्ड कार्बन पे लगाओ। तो ये 3 मिथाइल होगा। यहाँ पर ये 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे ये 3 मिथाइल हो गया। तो ये तीसरा आइसोमर हो गया। ठीक है, तो पहला जो आइसोमर था उसमें टोटल 6 कार्बन थे। इस आइसोमर में टोटल 5 कार्बन है, लेकिन जो ग्रुप लगा हुआ है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। और इसमें भी टोटल चेन में 5 कार्बन है, लेकिन जो ग्रुप लगा हुआ है वो थर्ड कार्बन पे लगा है। तो अब आपने 5 कार्बन वाले कंपाउंड पूरे हो गए। अब आपने 4 कार्बन वाली पॉसिबिलिटीज देखनी है कि 4 कार्बन। तो अब आपने इस चेन में से एक कार्बन और निकाल लेना है। जी, सी सी सी। एक कार्बन के साथ लगा हुआ था CH3। अब जो आपने कार्बन निकाला है वो आप या तो इसी के साथ लगा दो, थर्ड के साथ लगा दो। तो ये हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि 4 कार्बन वाला है और इसमें एक 2 पे लगा हुआ है ग्रुप और एक 3 पे लगा हुआ है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप दोनों 2 पे लगा दो। 4 कार्बन है लेकिन दोनों ग्रुप जो है वो आप 2 पे लगा दो। दोनों ग्रुप आप 3 पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जहां से नंबरिंग, जहां से ग्रुप नजदीक होता है नंबरिंग वहीं से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल ये भी 4 कार्बन है और इसमें 2 और 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो ये हेक्सेन के जो है ना ये 5 आइसोमर्स हैं। बेटा यहाँ पर आइसोमर्स पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होता। हमारे पास एक फार्मूला तो है एल्केन्स के लिए, लेकिन वो हायर हाइड्रोकार्बन्स पे अप्लाई नहीं होता। 2 raised to power n-4 + 1। 2 raised to power n-4 + 1 ये एल्केन्स के लिए है, लेकिन वो भी सिर्फ 6 कार्बन एटम्स के लिए, बस उससे ज्यादा नहीं। एन शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो इसमें हमारे पास कोई भी जनरल फार्मूला नहीं है। ये आप लोगों ने याद रखना है, आइसोमर्स के लिए कोई फार्मूला नहीं है। हायर हाइड्रोकार्बन्स पे जाके वो अप्लाई नहीं होता फार्मूला। तो पेपर में जो है वो आपको बड़े सिंपल से जो है वो आइसोमर्स पूछे जाते हैं, तो वो बड़े सिंपल से जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए फार्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी हमने हेक्सेन की बात की है, तो हेक्सेन के लिए यहाँ पर हम n की जगह 2 पुट करेंगे, और सॉरी n की जगह 6 पुट करेंगे। तो 6 - 4 आ जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 + 1 आंसर आ गया 5। तो हेक्सेन के केस में 5 ये बात ठीक आ रही है। इसी तरह पेंटेन में यहाँ पर हम 5 पुट करेंगे। 5 - 4 1, 2 की पावर 1 1 और 2 + 1 3। तो पेंटेन के 3 थे। इसी तरह ब्यूटेन है। ब्यूटेन में हमने 4 कार्बन है। 4 - 4 0, किसी की भी पावर 0, आंसर 1 1 + 1 0, 1 + 1 2। तो ब्यूटेन के हमारे पास 2 आइसोमर्स थे, पेंटेन के 3 थे और हेक्सेन के 5 हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आइसोमेरिज्म की टाइप्स की तरफ आते हैं।
टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, एक है जी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ जी, ये फेडरल बोर्ड की बुक में गिवन है, पंजाब बोर्ड में नहीं है। आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स है हमारे पास, एक है जी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये वही आइसोमेरिज्म है जो अभी हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम ओरिएंटेशन की बात नहीं करेंगे कि ग्रुप्स की ओरिएंटेशन क्या है स्पेस में, इसमें हम ओरिएंटेशन का जिक्र नहीं करेंगे विदाउट ए रेफरेंस टू ओरिएंटेशन इन स्पेस। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है इसमें हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि ग्रुप की ओरिएंटेशन क्या है स्पेस में। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं जिसमें हम ओरिएंटेशन की बात नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी वही डेफिनेशन है जो हमने आइसोमेरिज्म की पढ़ी है। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये आगे हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के। सबसे पहले है जी हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म को हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो नाम से जाहिर है कि कार्बन चेन जो है वो डिफर करेगी। मतलब ये हमारे पास चेन में 4 कार्बन थे, ये थी नॉर्मल ब्यूटेन। अगर चेन में चेंज आ जाए, अब चेन में जो है ना 3 कार्बन आ गए हैं, तो कार्बन चेन जो है उसकी नेचर डिफरेंट हो गई है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10 C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों की कार्बन चेन की जो नेचर है वो डिफरेंट है। एक में 4 कार्बन है और एक में 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। अच्छा, स्केलेटल किसको कहते हैं? स्केलेटल में जैसे कि आप वो सिर्फ बॉन्ड्स ड्रॉ करते हो, इसमें कार्बन को ड्रॉ नहीं करते। मतलब ये हमारे पास जो है ना स्केलेटल है 4 के लिए। ये जो कॉर्नर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को। तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, इसको हम कहते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम सिर्फ बॉन्ड्स को जाहिर करते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को जाहिर नहीं करते। जो कॉर्नर होता है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो? अब इसका इसका अगर स्केलेटल में लिखूं, आइसोब्यूटेन का स्केलेटल लिखूंगा तो वो कैसे हो जाएगा? हाँ जी, तो इसमें हम 3 कार्बन वाली बनाएंगे और एक कार्बन पे, ये सेंटर वाले कार्बन पे हमारे पास ये ब्रांच लग जाएगी। तो ये स्केलेटल आइसोमेरिज्म है या चेन आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट है जी पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से जाहिर है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, यानी कि इन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा लेकिन उनकी उसकी जो पोजीशन है ना फंक्शनल ग्रुप की वो डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर हमारे पास 1 ब्यूटीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, इसमें फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड ये है 1 ब्यूटीन। इसको अगर हम चेंज कर लें तो डबल बॉन्ड सेकंड पर भी आ सकता है, तो दिस इज 2 ब्यूटीन। अच्छा, इसी तरह अगर आप OH की बात करो, CH3 CH2 CH2 OH, ये है जी 1 प्रोपेनॉल। यहाँ पर OH जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको आप सेकंड पोजीशन पे भी लगा सकते हो, तो ये 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा।
तो वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन शो करेगा? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे पोजीशन आइसोमेरिज्म अप्लाई होता है? आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे पोजीशन आइसोमेरिज्म अप्लाई होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों अप्लाई नहीं होगा? हाँ जी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमेशा टर्मिनल पे आता है। कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पर आता है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये पोजीशन वन ही है। अच्छा, एल्डिहाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा? एल्डिहाइड्स पे पोजीशन आइसोमेरिज्म अप्लाई होगा? एल्डिहाइड्स पे भी अप्लाई नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे भी अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, कीटोन्स पे हो जाएगा? हाँ जी, कीटोन्स पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कीटोन्स में किस कार्बन से अप्लाई होगा? कीटोन्स में क्या हमारे पास जो 3 कार्बन वाली कीटोन है, क्या इस पे पोजीशन आइसोमेरिज्म अप्लाई होगा? अच्छा, फिर हमारे पास कीटोन है 4 कार्बन वाली, क्या इस पे पोजीशन आइसोमेरिज्म अप्लाई होगा? नहीं। तो इन दोनों पे अप्लाई नहीं होगा। ये अंडरस्टूड है कि ये टू पे ही होगा, ये अंडरस्टूड है कि ये टू पे ही होगा। तो कीटोन्स में अप्लाई होगा फिफ्थ कार्बन से ऑनवर्ड्स। कीटोन्स में अप्लाई होगा फिफ्थ कार्बन से ऑनवर्ड्स। सायनो एल्केन्स पे हो जाएगा? जी बच्चों, सायनो एल्केन्स पे हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म अप्लाई? सायनो एल्केन्स पे अप्लाई नहीं होगा? बेटा, सायनो एल्केन्स पे अप्लाई होगा। सायनो एल्केन्स पे अप्लाई होगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ टर्मिनल पे लग जाए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे सायनाइड लग गया है, तो इसको सेकंड पोजीशन पे भी तो लगा सकते हैं। सायनो ग्रुप सेकंड पोजीशन पे भी तो लग गया। तो सायनो एल्केन्स पे अप्लाई होता है, सायनो एल्केन्स पे अप्लाई होगा। ये सायनो ग्रुप यहाँ वन पे लगा है और यहाँ टू पे लगा हुआ है। अच्छा, और एमाइंस पे अप्लाई हो जाएगा? एमाइंस पे, एमाइंस पे अप्लाई होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म?
हाँ जी, एमाइंस पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि एमाइनो ग्रुप आप कहीं पे भी लगा सकते हो, CH3 CH2 CH2 NH2, CH3 CH NH2 CH3। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अल्फा और बीटा ग्लूकोस में वो तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ OH की पोजीशन चेंज होती है, वो तो स्टीरियो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अल्फा और बीटा ग्लूकोस, उसमें तो एक ही कार्बन के साथ HOH लगा हुआ है, एक में OH नीचे है, एक में OH ऊपर है, तो वो तो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट होगा। जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है एथेनॉल CH3CH2OH, इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, इसको हम ईथर भी बना सकते हैं CH3OCH3, तो ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, तो ये है डाई मिथाइल ईथर। अच्छा, कौन कौन जो है वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं? कौन कौन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं जी? अल्कोहल और ईथर्स, अल्कोहल्स अल्कोहल्स और ईथर्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हम एग्जांपल देख लेते हैं। एल्डिहाइड्स में लेट से हमारे पास है जी CH3CH2CHO, ये एल्डिहाइड है, प्रोपेनल है, तो इसको हम कीटोन भी बना सकते हैं CH3COCH3, तो वही दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स में कैसे हो सकता है? हाँ जी, एक और इंपॉर्टेंट बच्चे ने बताया है, एल्कीन, चूंकि एल्कीन और साइक्लो एल्केन दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। एल्कीन और साइक्लो एल्केन दोनों का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n, तो लिहाजा ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। अच्छा जी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स में हम कैसे एग्जांपल देखें? CH3COOH, ये हमारे पास है एसिडिक एसिड, क्या हम इसका एस्टर बना सकते हैं? इसका एस्टर कैसे बनेगा? एच को इधर ले आओ और CH3 को इधर ले आओ, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा HCOOCH3, तो ये हो जाएगा मीथाइल फॉर्मेट या मीथाइल मेथानोएट। फॉर्मिक एसिड से ये बन गया फॉर्मेट, तो मीथाइल फॉर्मेट और एसिटिक एसिड एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हाँ जी, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, तो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ही आता है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है जी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, CH3CH2O CH2CH3,
ये ईथर लिंकेज है हमारे पास, एक तरफ दो कार्बन है एक तरफ दो कार्बन है, यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, एक तरफ एक कार्बन कर दें और एक तरफ तीन कार्बन कर दें, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दे आर नोन एज मेटामर्स। तो कौन कौन से मेटामर्स शो करते हैं? ईथर्स मेटामर्स शो करते हैं। हाँ जी, साइक्लो एल्कीन और अल्काइन भी हो सकता है जी। मेटामर्स कौन कौन से शो करते हैं? ईथर्स, कीटोन्स और एस्टर्स। ईथर्स, कीटोन्स, एस्टर्स। इसी तरह हमने कल एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, थायो ईथर्स। थायो ईथर में हमारे पास आर एस आर होता है, तो थायो ईथर में भी ये अप्लाई होता है। हाँ जी, सेकेंडरी एमाइंस में भी अप्लाई होता है जी, बात ठीक है। जब NH के इधर भी आर लगा हुआ है और NH के इधर भी आर लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है हमारे पास। सेकेंडरी अमाइंस पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो हैं, ये क्लासेस हैं जो कि मेटामर्स शो करते हैं। और लास्ट पे है जी टॉटोमेरिज्म। जी, टॉटोमेरिज्म में विद इन द मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, जैसे कि अमाइनो एसिड का हमारे पास जनरल फार्मूला है RNH2HCOOH। तो इसमें विद इन द मॉलिक्यूल जो है प्रोटॉन ट्रांसफर होता है और NH3 पॉजिटिव हो जाता है और COO नेगेटिव हो जाता है। तो जब विद इन दी मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन की पोजीशन चेंज हो जाए, तो वो ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, और इस स्ट्रक्चर को, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो नेगेटिव चार्ज भी हो, इसको आप क्या कहते हो? ज्विटर-आयन। इसको हम कहते हैं ज्विटर-आयन। जी, हमने बात की मेटामर्स में क्या होता है। मेटामर्स में ये हमारे पास एक ईथर है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी दो कार्बन है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी दो कार्बन है। तो अगर मैं इन कार्बन की पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब मैं एक तरफ एक कार्बन कर दूं और एक तरफ तीन कार्बन कर दूं, तो क्या हो गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना। अब इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी दोनों तरफ, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, और इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मेटामर्स। तो जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ या तो इक्वल हो या अनइक्वल हो, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? मेटामर्स। नहीं, इसमें मेटामर्स में जो मेटामर्स है ना, वो आपने फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ आपने कार्बन एटम्स का नंबर देखना है। वहां तो हम चेन के ऊपर, चेन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देख रहे होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म में। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देख रहे होते हैं कि वो चेन में कहां पर है। वो भी हो सकते हैं, जैसे कि कीटोन्स में हम ये कहते हैं कि टू कीटोन, लेट से मैं कहता हूं कि टू पेंटानॉन ये हमारे पास है जी, टू पेंटानॉन, और इसकी पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं, ये हो जाएगा थ्री पेंटानॉन। तो इसके केस में आपकी बात ठीक है कि ये एक दूसरे के मेटामर्स भी हैं और ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स भी हैं, लेकिन सिर्फ कीटोन्स के केस में जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है वो मेटामर्स हो सकता है। अगर आप बात करो कि
अल्काइल हेलाइड्स में जो है वो हमारे पास मेटामर्स पॉसिबल है, तो अल्काइल हेलाइड्स में तो मेटामर्स पॉसिबल नहीं है। अल्काइल हेलाइड्स में तो हमारे पास सिर्फ पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो सिर्फ मेटामेरिज्म उनके साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म के साथ रिलेट करेगा कीटोन्स के अंदर। ठीक है, कीटोन्स में ज्यादा ये अप्लाई होगा, पोजीशन और मेटामर्स ये दोनों अप्लाई होंगे। बाकी ईथर्स के अंदर जो है ना वो पोजीशन आइसोमेरिज्म इतना अप्लाई नहीं होगा जितना ज्यादा उसमें अप्लाई होगा मेटामेरिज्म। अच्छा जी, हमारे पास एक और एग्जांपल है जी टॉटोमेरिज्म की। CH3CO CH2 COO C2H5, ये हमारे पास एक कीटो फॉर्म है। इसमें विद इन दी मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, मतलब यहां से है जो हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन चला गया इस ऑक्सीजन के पास, तो ये हो गया CH3C, और ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के साथ आ गया हाइड्रोजन, और यहां पर चूंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। तो ये होगी इनोल फॉर्म, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन भी है, इसको हम कहते हैं इनोल फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास थे जी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जी अभी हम नमाज की ब्रेक करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लें। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल अमंग अल्कोहल्स आर। जी विनाइल अल्कोहल में भी जो है ना टॉटोमेरिज्म होता है, विनाइल अल्कोहल चेंज हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, तो वो भी टॉटोमर्स हैं एक दूसरे के। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल अमंग अल्कोहल्स आर। जी ये दोनों जो टॉटोमर्स जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल अमंग अल्कोहल्स। आपने इसको अल्कोहल ही रखना है, बस आपने इसकी जो चेन आइसोमर्स है ना वो बनाने हैं। ब्यूटाइल अल्कोहल को अल्कोहल ही रखना है, अल्कोहल रखते हुए आपने इसके चेन आइसोमर्स बनाने हैं। तो कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं? सिर्फ टू। बच्चे कह रहे हैं टू, और टू 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 थ्री। अच्छा, कुछ बच्चों को ना आंसर बड़ी शिद्दत से आया होता है, तो वो उनका हाथ जो है ना उस नंबर के ऊपर ही आ जाता है, तो वो एक काफी दफा वो लिखा जाता है। सिर्फ चेन आइसोमर्स होने चाहिए, चेन नहीं, इसमें साइक्लिक नहीं बनानी हमने, हम चेन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। जब वो साइक्लिक में आएगा तो उसमें तो दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे बेटा, जब वो साइक्लिक में आएगा तो दो हाइड्रोजन कम नहीं हो जाएंगे?
साइक्लिक कंपाउंड्स का जो जनरल फार्मूला है वो एल्कीन्स की तरह है ना। तो यहाँ तो हम सेचुरेटेड, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। तो जब हम अनसेचुरेटेड में जाएंगे तो हमारे पास तो दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहना चाहिए। नहीं, सिर्फ अल्कोहल ही रखना है। इस इन कंपाउंड्स को आपने अल्कोहल ही रखना है, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप सिर्फ OH ही होना चाहिए। बस चेन की जो लेंथ है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। जी जी, सॉल्व तो मैंने करवाना ही है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले ब्यूटाइल अल्कोहल की जो सबसे स्ट्रेट चेन है, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी, चार कार्बन है हमारे पास। चार कार्बन की पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप OH जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा दो। ये हमारी 1 ब्यूटानॉल है। फिर आप OH जो है वो सेकंड पोजीशन पे लगा दो। ठीक है बच्चों, OH हमने कहाँ लगा दिया? सेकंड पोजीशन पे। अभी भी इसमें चार कार्बन है, तो ये 2 ब्यूटानॉल होगी। तो क्या ये चेन आइसोमर होगा एक दूसरे का? अच्छा, आप इसमें गौर करो। इसमें तो हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप की सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इसमें तो चेन जो है, चेन का नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये इसमें आप सिर्फ किसी एक को कंसिडर करोगे। तो हमारे पास ये आ गई जी 1 ब्यूटानॉल। इसमें 2 ब्यूटानॉल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपने चेन आइसोमर देखना है, चेन आइसोमर। तो इन दोनों की चेन में तो चेंज नहीं आया, तो लिहाजा इन दोनों में से हम किसी एक को कंसिडर करेंगे। तो आपके पास लेट से हमारे पास आ गया 1 ब्यूटानॉल। अब आप चेन की लेंथ को चेंज करो। कैसे? अब आप चेन में 3 कार्बन रहने दो और एक कार्बन आप निकाल लो। वो कार्बन आपने ब्रांच में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? ब्रांच में। और OH जो है वो लगा दो आप फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये हमारे पास 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल आ गई। ठीक है, अब इसकी चेन में कितने कार्बन आ गए? 3 कार्बन आ गए। यहां हमारे पास 4 कार्बन थे। तो 3 कार्बन है और 2 पे मिथाइल है और 1 पे OH है। इसको आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो। इससे ज्यादा चेन और कम हो सकती है। तो अगर हम इसको यहां पे लगा दें, OH को हम सेकंड पोजीशन पे लगा दें, तो क्या ये भी इसका आइसोमर ही होगा? चेन आइसोमर होगा इसका? क्या दोनों की चेन में डिफरेंस आया है? ये भी 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन है।
तो फिर आपके ख्याल में टोटल चेन आइसोमर्स कितने पॉसिबल है? तो चेन आइसोमर्स जो हैं वो सिर्फ दो पॉसिबल है, सिर्फ दो चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। तो मैंने इसमें जान के एक ऑप्शन जो है टू नहीं दी थी, क्योंकि बच्चे जो है यहां पर तो ये पोजीशन में आ जाएगा ना। चेन आइसोमेरिज्म में आपने सिर्फ कार्बन चेन की नेचर को देखना है, कार्बन चेन जो है वो कितने कार्बन की चेन है, उसमें उसके ऊपर आपने पोजीशन को नहीं देखना। अगर वो ये कहता ना कि कितने ब्यूटाइल अल्कोहल के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं जिसमें चेन भी शामिल है और पोजीशन भी शामिल है, तो फिर हमारे पास चार होते हैं। सो द राइट आंसर इज टू। इसको ईटा ऑप्शन कर लो। तो चेन आइसोमर्स जो है वो सिर्फ दो पॉसिबल है। जी, जब जब चेन आइसोमर की बात होगी ना तो फिर आपने कार्बन चेन की लेंथ को देखना है, बस और कुछ नहीं देखना। अच्छा, अगर वो ये कह देता कि चेन भी और पोजीशन भी दोनों, तो फिर चार होते। तो फिर एक ये हो जाना था, एक ये हो जाना था, एक ये हो जाना था और एक ये हो जाना था। फिर चार होने थे। हाँ जी, ये थर्ड स्ट्रक्चर में हम ये बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया था, चेन में चार कार्बन थे, हमने तीन कार्बन ले लिए चेन में, तो चेन में से एक कार्बन निकाला, वो कार्बन हमने ब्रांच पे लगा दिया। तो यानी कि मिथाइल ग्रुप सेकंड पे लग गया और OH फर्स्ट पे लगा हुआ है, तो टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल है। पोजीशन और चेन दोनों को मिला के अगर हम लिखेंगे तो वो टोटल जो है ना वो फोर होंगे। मतलब एक वन ब्यूटानॉल पॉसिबल था, एक टू ब्यूटानॉल पॉसिबल था, एक टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल पॉसिबल है, और टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल पॉसिबल है। अगर हम चेन आइसोमर्स की बात करेंगे तो फिर आपने सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ को देखना है। अच्छा जी, अभी नमाज की ब्रेक अभी करनी है? चलें ठीक है जी, 10 मिनट्स की ब्रेक है। 10 मिनट्स की ब्रेक। 7:27 पे। जी जी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। बस हमने इसमें आइसोमेरिज्म की अब दूसरी टाइप पढ़नी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
जी बच्चों, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जी बच्चों ने पढ़ ली नमाज। तो हम आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप स्टार्ट करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जी बच्चों, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ओरिएंटेशन की बात करेंगे विद रेफरेंस टू ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये दो तरह के होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या तो होती है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है हमारे पास जियोमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ग्रुप्स की ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि वो स्पेस में किस तरफ ओरिएंट है। तो ये दो तरह के होते हैं, इनकी दो टाइप्स हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक है जियोमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हमारे पास, लेट्स से, ये हमारे पास जो है ना, ये एक हैट है। ठीक है, ये हमारे पास एक हैट है। इस हैट में हमारे पास एक ये प्लेन है जिसमें ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसी चीजें जिनको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, उनको हम कहते हैं सिमेट्रिक या एक आयरल ऑब्जेक्ट्स। इनको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक या एक आयरल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, यानी कि उनको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं एसिमेट्रिक या एक आयरल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर वो सब्सटेंसेस, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, यानी कि हम उनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास जो है ना, ये हैंड है।
जैसा भी हैंड बना है, तो ये हमारे पास एक हैंड है। तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है? क्या हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएं, मतलब ये सेंटर में हमारे पास मिरर है, तो जब इसका मिरर इमेज हम लेंगे तो आपको पता है ना, तो इमेज जब बनता है तो वो उल्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। और इन ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकते। दीज मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर imposed ऑन ईच अदर। सुपर इम्पोज से मुराद है कि अगर मैं एक हाथ को, आप अपने अगर एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखो, तो क्या सारी फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो ओवरलैप करती हैं? क्या सारी फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं एग्जैक्टली exactly? तो अगर आप लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखो तो क्या सारी, मतलब एक थंब दूसरे थंब के ऊपर आता है आपका? नहीं। तो ये इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज होना। तो ये जो मिरर इमेज होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, और इनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं या डिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं। डिसिमेट्रिक या कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जिनके अंदर जो कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास होते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स या कायरल मॉलिक्यूल्स। तो कायरल मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होते। और कायरल वर्ड कहां से निकला है? बेसिकली ये हमारे पास इस इसमें हमारे पास एक वो कार्बन है जो चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन है हमारे पास, इसके साथ चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट लगे हुए हैं। CH2 CH3 CH3 Br और CH2 CH2 CH3। तो इसमें जो हमारे पास चारों ग्रुप्स हैं, चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं। तो वो कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हों उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। और इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो ये एक दूसरे के जब मिरर इमेज बनाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगे। तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगा CH3, फिर CH2, फिर CH2, और फिर हमारे पास आएगा सेंटर में कार्बन, और इस तरफ हमारे पास CH3 CH2, और इस तरफ हमारे पास आएगा CH3, और इस तरफ आएगा Br। तो क्या ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये जो कायरल मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है। यानी कि वो कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाते हैं। अच्छा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? एक हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट है ना, ऑर्डिनरी लाइट में हमारे पास जो उनकी वेव्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो हर प्लेन में होती हैं हमारे पास। ये ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लाइट है हमारे पास। इसमें जो हमारे पास वेव्स की वाइब्रेशन है वो हर प्लेन में है। इसको जब आप
ये ऑर्डिनरी लाइट है। इसको जब आप पास करवाते हो ना नाइकोल प्रिज्म से, किस प्रिज्म से? नाइकोल प्रिज्म। तो फिर जो है इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशन आ जाती है, फिर हमारे पास जो वेव्स की वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक ही प्लेन में होती है। तो इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जब आप इसको उस सोल्यूशन से पास करते हो, जो आपके पास सैंपल है, जो आप जिसको आपने टेस्ट करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, आप उसको इस प्लेन पोलराइज लाइट को उस सोल्यूशन से पास करोगे, तो या तो अगर तो ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा देगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। मतलब पहले ये इस तरफ था तो आप इसने इसको इस तरफ रोटेट करवा दिया है। तो जो टूवर्ड्स राइट रोटेट करवाता है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करवाए उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन होता है? जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो टुवर्ड्स राइट रोटेट करवा दे या टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करवा दे। अगर वो टुवर्ड्स राइट रोटेट करवा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करवा रहा है तो लीवो रोटेटरी। अब जैसे कि हमारे पास लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कायरल कार्बन है, COOH सी। इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूं OH, CH3 और ये H। तो ये हमारे पास सेंटर में मिरर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा H इस तरफ आ जाएगा और OH इस तरफ हो जाएगा, और HOOC, और ये यहां पर हमारे पास CH3। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। एक जो है वो टुवर्ड्स राइट रोटेट करवाएगा उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक जो है टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करवाएगा उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। अच्छा, एक हमारे पास मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों शामिल हों। डेक्स्ट्रो और लीवो अगर दोनों शामिल हों उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? और वो जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो लाइट को रोटेट नहीं करवा सकता, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वाला है तो वो राइट रोटेट करवा देगा, सिर्फ नेगेटिव वाला है तो लेफ्ट रोटेट करवा देगा। और अगर हमारे पास मिक्सचर में दोनों इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव का इफेक्ट था वो नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये था जी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, सॉरी सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमर्स। ये हमारे पास जी वुड वुड है, पीस ऑफ वुड, और ये हमारे पास दो पीसीज हैं। और ये हमारे पास जो है ना एक एक्सिस है, इसका सेंटर में हमने यहाँ पर एक एक्सल लगाया हुआ है, एक एक्सिस है। तो क्या ये दोनों जो हैं इस एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं? ये हमारे पास वुड के दो पीसेस हैं, तो क्या ये दोनों इस एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं? जी, जो ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास आइसोमर्स है ना ऑप्टिकली एक्टिव,
वो दोनों एक दूसरे के एनेंचोमर्स भी होते हैं। जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे के एनेंचोमर्स भी होते हैं। तो ये दोनों जो हैं इस एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर यहां पर मैं एक और एक्सल लगा दूं, अगर मैं यहां पर एक और एक्सल लगा दूं, तो क्या अब रोटेशन पॉसिबल है? हाँ जी, अब जो है ना रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो ये वुड ब्रेक हो जाएगी, या ये जो रॉड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरह जब हमारे पास कार्बन एटम्स के थ्रू ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, कार्बन एटम्स जब हमारे पास सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड हैं, तो इसके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं ये अपनी रोटेशन शो कर सकते हैं। ये हमारे पास दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं, इसके साथ दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसके साथ भी दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो ये दोनों जो है अपनी रोटेशन जो है वो पॉसिबल रख सकते हैं। ये CH3 कभी इधर आ रहा है, कभी H उधर जा रहा है, ये CH3 कभी इधर जा रहा है, कभी H उधर जा रहा है। लेकिन अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इनके साथ दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसके साथ भी दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इसके साथ भी दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो क्या अब ये रोटेशन पॉसिबल है? क्या CH3 और H अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? नहीं, अब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थ्रू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना ये अटैच्ड है। अगर ये रोटेट करेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है यहां पर वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। चूंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए या तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। चूंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कोई एक पोजीशन फिक्स हो जाएगी। या तो दोनों सिमिलर ग्रुप्स एक तरफ होंगे डबल बॉन्ड के, या सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर होंगे डबल बॉन्ड के। तो जब सिमिलर ग्रुप्स एक ही साइड पर हैं तो वो सिस फॉर्म है, और जब सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर हैं तो वो ट्रांस फॉर्म है। तो ये है सिस टू ब्यूटीन और ये है ट्रांस टू ब्यूटीन। अगर रोटेशन पॉसिबल है तो कोई जगह फिक्स नहीं ना हो रही, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है तो कोई एक पोजीशन फिक्स नहीं हो रही। कभी CH3 इधर जा रहा है, कभी H उधर जा रहा है, तो कोई एक पोजीशन फिक्स नहीं हो रही। तो इसलिए इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड में चूंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर या तो सिमिलर ग्रुप्स एक ही तरफ रहेंगे, ये इनकी फिक्स पोजीशन है तो वो सिस फॉर्म है, या जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पर आ जाएंगे तो ये इनकी फिक्स पोजीशन है तो ये ट्रांसफॉर्म है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम होता है। क्या डिफरेंट होता है? आइडेंटिकल ग्रुप्स की जो पोजीशन होती है स्पेस में वो डिफरेंट होती है। दे डिफर इन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। आइडेंटिकल ग्रुप्स की जो पोजीशन होती है स्पेस में वो डिफरेंट होती है। जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे ना, तो वहां पर हम दो ग्रुप्स अटैच नहीं कर पाते। लेट्स से अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लूं, ट्रिपल बॉन्ड में तो हमारे पास ये एक ही ग्रुप अटैच हो सकता है, क्योंकि यहां पर कार्बन के जो है ना चार बॉन्ड पूरे हैं, इधर कोई और ग्रुप लग ही नहीं सकता। तो यहां पर हम कैसे देखेंगे रोटेशन कैसे पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो जो कार्बन कार्बन जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उनके साथ जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हों वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। इस कार्बन के साथ ये दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये कंडीशन है, ये सिस ट्रांस शो कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? वन ब्यूटीन, ये हमारे पास है जी वन ब्यूटीन।
क्या वन ब्यूटीन शो करेगा? नो। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस कार्बन के साथ ये जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं ये दोनों सिमिलर हैं, डिफरेंट नहीं है। बेटा स्ट्रक्चर तो उसका ऐसा ही है ना, मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर तो उसका ऐसा ही है ना, दोनों में स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है, लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो चेंज है। आइडेंटिकल ग्रुप्स एक तरफ है तो हमारे पास सिस है, आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर ऑपोजिट साइड पर है तो हमारे पास ट्रांस है। स्ट्रक्चर तो उनका ऐसा ही है ना, एंगल्स तो एक जैसे ही हैं उनमें, एंगल्स उनमें एक जैसे ही हैं, सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे ही हैं। तो जब बॉन्ड एंगल एक जैसे ही हैं तो स्ट्रक्चर सेम है, बस क्या है आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है स्पेस में। इसी तरह अगर हमारे पास वन वन ब्रोमो टू क्लोरो प्रोपीन है, वन ब्रोमो टू क्लोरो प्रोपीन है हमारे पास, तो ये सिस फॉर्म है। इसमें किसको हम देख रहे हैं? सिमिलर ग्रुप्स। ये दोनों हेलोजन सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये दोनों हेलोजन्स क्या हैं? सिमिलर ग्रुप्स। तो ये सिस वन ब्रोमो टू क्लोरो प्रोपीन है। और इसकी ट्रांसफॉर्म क्या होगी? हेलोजन्स को ऑपोजिट साइड पे कर दो, क्लोरीन इस तरफ, बी आर इस तरफ, तो ये ट्रांसफॉर्म है। अच्छा अब आप लोगों ने बताना है सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है या ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है? ये हमारे पास सिस टू ब्यूटीन है और ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। कौन ज्यादा स्टेबल है जी? ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस। क्यों? क्योंकि सिस फॉर्म में सिमिलर ग्रुप्स एक तरफ होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शंस होती हैं, हिंड्रेंस होती है, तो यहां पर ये स्टेबल नहीं रहता। लेकिन यहां पर जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पर होते हैं, तो यहां पर रिपल्शंस कम होती हैं, तो ट्रांसफॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। वन ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वन ब्यूटीन में इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं ये दोनों सेम है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो ग्रुप्स अटैच जो होंगे वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो वन ब्यूटीन, कोई भी वन एल्कीन है ना हमारे पास, कोई भी आप एल्कीन ले लो जिसमें डबल बॉन्ड वन पोजीशन पर है, वो कभी भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए? जी, ट्रांस का जो डायपोल मोमेंट है वो भी जीरो होता है। ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। सिस का जीरो नहीं होता। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? अगर अगर उसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, अगर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में कम से कम चार कार्बन रिक्वायर है। जी क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C2H2Br2 including geometric isomers। जी C2H2Br2 में कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल हैं? टोटल टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं जिसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर भी शामिल हो? फोर। अच्छा वो आप पिछला बता रहे हो शायद, ठीक है।
C2H2Br2 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, और इसके अंदर सिस ट्रांस भी शामिल कर लेना है आपने। हाँ जी, C2H2Br2, पहले तो आप ड्रॉ कर लो, ये हमारे पास है जी। पहले आप एक ही कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगा दो, और एक कार्बन के साथ दो ब्रोमीन लगा दो। तो यहां तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स जो हैं सेम है, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप सेम है। तो ये तो हमारे पास हो जाएगी 1,1-डाइब्रोमोइथीन। अच्छा, अब आप क्या करो, अब आप इसको चेंज कर दो, एक के साथ हाइड्रोजन लगा दो और ब्रोमीन लगा दो, और दूसरे के साथ भी ब्रोमीन और हाइड्रोजन लगा दो। अब सिमिलर ग्रुप एक तरफ है तो ये सिस फॉर्म है। अब इसको ऑपोजिट साइड पे कर दो, तो अब ये ट्रांस हो जाएगी। तो टोटल कितने पॉसिबल हैं, टोटल पॉसिबल हैं 3। एक जो है वो सिंपल होगा 1,1-डाइब्रोमोइथीन, और जब आप 1,2-डाइब्रोमोइथीन की बात करोगे तो वो सिस फॉर्म भी होगा और वो ट्रांस फॉर्म में भी होगा। तो टोटल कितने आइसोमर्स हैं, 3। Which of the following compound show geometric isomerism? C2H2Br2 में आप कोई एल्केन बना सकते हो? हाँ जी, इनमें से कौन जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है? नहीं नहीं, हमने टोटल आइसोमर्स बताने हैं ना। तो एक वो आइसोमर भी तो पॉसिबल है ना जिसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, वो भी तो आइसोमर ही है ना। वो कह रहे हैं आपने टोटल आइसोमर्स बताने हैं, उसमें सिस ट्रांस भी आता हो और दूसरा वाला भी आता हो, तो फिर वो हमारे पास सिमिलर ग्रुप्स जब लगे होंगे तो वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। हाँ जी, तो ये बात मैंने बतानी थी, लेकिन मैंने कहा मैं आपको प्रैक्टिस ये कम क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। तो ये जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं ना, साइक्लो एल्केन्स, ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहां पे भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब आप रोटेशन करोगे तो वो जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी।
तो यहां पर ये सिमिलर ग्रुप से एक ही तरफ है, तो इस तरफ जो है हाइड्रोजन है और उस तरफ जो है वो CH3 दोनों सेम है। तो ये ऐसे हो सकता है हमारे पास, इसकी ट्रांसफॉर्म क्या होगी कि CH3 इधर आ जाए और H इधर हो जाए और इधर CH3 है और इधर H है। तो ये जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। आंसर इज बीटा। बेटा C2H2Br2 के आप जितने आइसोमर्स बना सकते हो ना बना लो। C2H2Br2 के आप जितने आइसोमर्स बना सकते हो बना के दिखाओ। कितने कार्बन है अगर आप सिंगल बॉन्ड लगाओगे? तो आप तो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना ही नहीं सकते इसके साथ। हाइड्रोजन ही दो है हमारे पास, कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे नहीं होते। तो डबल बॉन्ड वाला ही कंपाउंड बनेगा। अब डबल बॉन्ड वाले कितने बन सकते थे इसके? एक पॉसिबिलिटी ये थी कि आप एक ही कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन लगा देते और एक ही कार्बन के साथ दोनों ब्रोमीन लगा देते, तो ये आइसोमर पॉसिबल है ना। फिर आप क्या कर रहे हो, एक के साथ ब्रोमीन और हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरे के साथ भी ब्रोमीन हाइड्रोजन लगा दिया। तो जब आप दोनों के साथ डिफरेंट लगाते हो तो फिर सिस ट्रांस पॉसिबल हो जाता है। तो फिर उसकी ट्रांसफॉर्म भी लिख दो। तो इस तरह ये टोटल 3 बने थे। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, बस जो पोजीशन होती है ना आइडेंटिकल ग्रुप्स की स्पेस में वो डिफरेंट होती है। तो साइक्लोएल्केन्स जो हैं ये भी हमें क्या शो कर रहे हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जी, साइक्लोएल्केन्स भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो है ना रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। यहां पर भी जो हमारे पास ये साइकिल होता है ना, ये रिंग होता है, ये ब्रेक हो सकता है। अगर हम रोटेशन करेंगे तो ये रिंग जो है ना टूट जाएगा। इसलिए साइक्लोएल्केन्स भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो यहां पर ये दोनों CH3 एक ही तरफ थे तो ये सिस फॉर्म है। अगर आप इसको ऑपोजिट साइड पे कर दोगे तो ये ट्रांस हो जाएगी। अल्काइन में बेटा चूंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स लग ही नहीं सकते। इस कार्बन के साथ कोई और ग्रुप लग सकता है? नहीं, क्योंकि इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। तो इसके साथ कोई और ग्रुप लगा ही नहीं है, तो इसमें सिस ट्रांस कैसे हो जाएगा? ठीक है बच्चों, तो ये था जी आइसोमेरिज्म। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसमें हम एल्केन्स के रिएक्शंस, एल्कीन्स की प्रेपरेशन, एल्कीन्स के रिएक्शंस, अल्काइंस की प्रेपरेशन, अल्काइंस के रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो इसको आप जरा एक बार नजर मार लेना। इरादे तो आपके ये होंगे कि हमने आज इसको, इस पे PhD करनी है, तो लेकिन कोई नहीं, इरादा जो है वो डगमगा भी सकता है, पर आपने इसको रिवाइज जरूर कर लेना है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को। बस मेहनत करते रहें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह बेहतर करने वाला है, तो अल्लाह बेहतर करेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।